हाय गाइस, मैं पवन सैनी। आज देखिए हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और चैप्टर 1 से लेकर आपके चैप्टर नंबर 14 तक इसमें हैं और हर चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए आज हम चैप्टर 1 जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं इसको पढ़ाने वाले हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बताएंगे, आप उसे देखेंगे और वीडियो को देखिए। आप अगर मेरी वीडियो आप देखते जाते हैं तो देखिए यूपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में आपका जो लेवल है वो बहुत ही हाई रहेगा। चलिए तो देखिए यहाँ वास्तविक संख्या पहला टॉपिक है हमारा और इसमें आज हम बात करेंगे 2-3 टॉपिकों के ऊपर। पहला टॉपिक लिया है हमने अभाज्य गुणनखंड रूप। ये सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप लिखिए। ये हमारा पार्ट टाइप फर्स्ट भी है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या हम। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए जो भी आपकी संख्या दी गई है आप उसका जो है क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो वही काम करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से 140। तो पहला काम क्या होगा हमारा, इसके लैसे ले लेंगे। 140 है उसके आप लैसे ले लेंगे। देखिए शुरुआत 2 से करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। उसके बाद में हम यहाँ 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और यहाँ 7 से कर देंगे, 7 एकम 7। अब इसको क्या करेंगे, 140 आप लिखेंगे और इसके जो टुकड़े आए हैं यानी 2, 2 और 5 और 7, इसे हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपके फैक्टर आते हैं, अगर कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसे हम घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ 140 बराबर, देखिए 2 बार आया हुआ है तो यहाँ 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड का ही है। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपका 156 है और प्रश्न में वही है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला काम क्या करेंगे कि 156 का आप लैसे निकालेंगे जैसे हमने ऊपर भी करा था। तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर दोबारा 2 से काट लेंगे इस नंबर को। तो यहाँ जब काटते हैं 2 तिया 6 और 2 नाम 18। उसके बाद हम इसे 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर यहाँ 13 से इसे कर देंगे 1 बार। यानी कहने का मतलब है इसके जो फैक्टर हैं अब उसको लिख लेंगे। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। हमने बताया था कि कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसे हम पावर के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ ये जो 2 है ये 2 बार आया है तो यहाँ 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ हमारा 156 का ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। बच्चों इसमें एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी बन जाता है कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें घातों का योग कितना है। तो उस सवाल को भी आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3
पे चलेंगे और सवाल आपका ले लेते हैं हम, जैसे 510 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए एवं उनकी घातों का योग भी बताइए। अब यहाँ पे देखिए, आपको अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है बच्चों, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो उसके गुणनखंड आते हैं उसमें घातों के अंकों का योग कितना है। देख लीजिए, अब यहाँ पे हम यहाँ सवाल को लिख लेंगे, जो आपका तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 510 के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रयास तो वही होगा, लैसे निकाल लेते हैं यहाँ से 510, यहाँ 2 से कर लेंगे ऐसे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और आपका 1 बच गया, 2 पंजे 10 और इसके बाद में 2 पंजे 10, तो यहाँ 255 हमारा हो जाता है। तो ये देखिए 2 से हमने 2 बार काटा है, 11 होगा, 2 पंजे 10 एक बचा। फिर देखिए यहाँ आपका जो है ये 3 से कट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 पंजे 15। अब जो हमारा नंबर है ये 5 से काट लेंगे हम, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। उसके बाद ये नंबर 17 से जाएगा 1 बार। अब लैसे निकालने के बाद हमने बताया था जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो उसके फैक्टर आते हैं उन्हें हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो आपके फैक्टर यहाँ पे 2 हैं, 3 है, 5 है और 17 है। इसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाता है। अब इसमें मैंने जो बताया था कि बहुविकल्पीय अगर प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग कितना है। तो उसको देख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घातों का योग बराबर में लिख देंगे। तो पहले काम क्या करना है, आपको जो फैक्टर हैं उनकी घात देखनी है। देखिए यहाँ पे 2 पे 1 घात है, 3 पे भी 1 घात है, 5 पे भी 1 घात है और यहाँ 17 पे भी 1 घात है। तो योग बोला तो सबको जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 + 1 और ये हमारा 4। तो ये 1 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न जो है हमारा बन जाता है घातों का योग में। तो यहाँ टाइप 1 जो है हमने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड का, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसमें टाइप 2 हम देखने वाले हैं, और जो हमारा जो है वो रिलेटिव रहेगा अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। यानी दूसरा जो प्रकार हम इसका लेने वाले हैं वो आपका अपरिमेय संख्याओं को वाले प्रश्नों को कैसे सिद्ध करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे अच्छा से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं और यहाँ ये प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न हर साल आने वाला प्रश्न है और मिस ही बहुत कम होता है, हर साल लगातार आता है। 2 से 3 नंबर के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने इसे
अपना जो सेकंड टाइप में रखा हुआ है। तो यहाँ इसको सॉल्यूशन देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहला काम ये करना है, इसने जो बोला है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको अपोजिट लेके चलेंगे, यानी इसका प्यारे बच्चों उल्टा लेके चलेंगे। तो उल्टा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो वही काम हम करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों आप भी ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। तो वही करेंगे, √3 बराबर P/Q। ये हमने क्या करा है, ये चीज़ हमने मानी है, तो माना में लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P/Q बराबर है आपके परिमेय परंतु Q बराबर नहीं है 0। यानी परिमेय संख्या में आपका जो है हर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक चीज़ और यहाँ लिख लेंगे कि P/Q का जो HCF है वो 1 होता है। परिमेय संख्या में अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की बात करते हैं तो उसका जो HCF है वो 1 होगा। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में पहले क्या होता, P आता, तो पहले इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। P बराबर √3Q, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया। और वर्ग आप जानते हैं कि किसी नंबर के ऊपर 2 घात लगाना, वही हमारा वर्ग होता है। तो वही काम कर लेंगे हम, P पे 2 घात लगा देंगे यहाँ, और √3Q पर भी 2 घात लगा देंगे। देखिए एक बात आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरे मन से देखोगे तभी आपको वो अच्छी लगती है। और बीच में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ इसका अगर हम करते हैं तो ये P² हो गया। 2 घात को जो प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं हैं सबके ऊपर पावर जाएगी। अगर हम इस 2 को इसके ऊपर लाते हैं तो रूट का वर्ग तो रूट हट जाता है खाली, और इसको जब हम इसके ऊपर लाएंगे तो यहाँ ये 3Q² हो गया। अब यहाँ इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बात लिखनी है कि ये जो P² है वो किससे विभाजित होगा, 3 से। तो यहाँ लिखना P² 3 से विभाजित होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो सिंगल पावर है वो भी 3 से विभाजित होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि P 3 से विभाजित होगा। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इस P को क्या काम करेंगे, यहाँ से P को हम बराबर रख देंगे, P बराबर यहाँ पे लिख देंगे P बराबर 3R। यानी P की जो वैल्यू है 3R के रूप में हम लिख लेंगे। अब ये मान आपको समीकरण 2 में रखना है, रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखने से पहले आप प्यारे बच्चों
दूसरी समीकरण को उतार लेंगे, उतार लेते हैं। देखिए हमारे दूसरी समीकरण थी पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, रख लेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब आपको p के स्थान पे तो 3r रखना है, रख लेंगे यहाँ पे 3r का वर्ग बराबर 3q स्क्वायर। इसका वर्ग कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ 9r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ 3 से 9 को आप 3 बार कट कर देंगे, तो यहाँ देखते हैं कि q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। ये आपकी थर्ड समीकरण हो जाएगी। जो बात आपने समीकरण 2 में लिखी थी वही बात हम यहाँ दोहराएंगे। लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। जब q स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसकी सिंगल पावर भी 3 से विभाजित होनी चाहिए, वही लिखेंगे। तो q 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, जब इससे होगा तो अभी अगर हम दोनों को देखें, यानी यहाँ से देखेंगे p 3 से विभाजित होता और q 3 से विभाजित होता है, तो कॉमन पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ कॉमन पार्ट दोनों में, यहाँ 3 है और यहाँ भी कॉमन पार्ट 3 है। और आप जानते हैं कि कॉमन पार्ट को ही हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। तो यहाँ लिखेंगे अतः P, Q का HCF बराबर 3। तो यहाँ से P और Q का मैच है, कितना आया? 3। परंतु हम क्या लेके चले थे कि P और Q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। परंतु P, Q का HCF किस कंडीशन में? परिमेय में। किसमें? परिमेय में बराबर होता है 1। क्या होता है? अगर ये परिमेय संख्या होती तो वहां HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आया कितना? 3। अतः अब सेंटेंस लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कितने गजब रूप से मैंने आपको अपरिमेय वाले सवालों को सिद्ध कैसे करते हैं ये बताया है। और देखिए अगर आपको ये प्रश्न का आंसर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से। अब हम देंगे आपका, देखिए तीसरे पार्ट पे चलने वाले हैं, टाइप 3 पे। ये हमारा दूसरा टाइप था और इसी कड़ी में अब जो हमारा है टाइप 3 वो चलेगा। और वो जो टाइप है इस सेकंड टाइप से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो भी ख़ास तौर से किस आधार पर? यूपी बोर्ड 2026 और 10th क्लास मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 से चल रहे हैं। तो अब हम टाइप 3 पर चलेंगे। 2 टाइप बताए हैं। पहला आप जो अभाज्य गुणनखंड रूप बताया है आपको, सेकंड जो बताया है कि किसी नंबर को अपरिमेय जो है सिद्ध कैसे करते हैं। अब इसी कड़ी में प्यारे बच्चों हमारा जो टाइप 3 है वो दूसरे टाइप से भी ज़बरदस्त रहने वाला है। कौन सा टाइप है हमारा? तो यहाँ आप उसे नोट करेंगे। एक हमने रखा है FN गुणा SN बराबर HCF गुणा LCM।
ये हमने टाइप थर्ड में रखा है और 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इसका नाम बन जाता है पहली संख्या गुणा, क्योंकि FN का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, और SN का मतलब है सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या, बराबर HCF को हम कहते हैं मैसे और LCM को कहते हैं लैसे। ये इसका प्यारे बच्चों हिंदी नाम है। इसका भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। एक प्रश्न ले लेते हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 संख्याओं छः एवं 15 का में से 5 है, तब ले से बताइए। ये हमारा जो है प्रश्न है और ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ प्यारे बच्चों 2 नंबर की कैटेगरी में रहा है। ख़ास तौर से वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम की तरह से इम्पोर्टेंट है। यानी ये क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न पर चलते हैं। 2 संख्याओं 6 और 15, तो इसका मतलब पहला नंबर यानी FN ये आपका 6 दिया पहला संख्या। दूसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं SN की, ये हमारी 15 दी गई है। अब यहाँ में से इसने 5 बोला है तो में से को प्यारे बच्चों हम कहते हैं HCF, ये 5 है, और LCM हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला चारों से अगर हम संबंधित देखा जाए तो ये पहला फॉर्मूला जो हमने लिखवाया उसी पर निर्भर होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे FN गुणा SN बराबर HCF गुणा LCM। ये हो गया। मानों को रख देंगे जो जो मान आपको दिए गए। FN की बात करते हैं तो यहाँ 6 गुणा SN की बात करते हैं 15 बराबर HCF आपका 5 गुणा LCM। अब यहाँ से हमें देखिए एक बात मेरी ख़ास तौर से नोटिस कर लें कि जो वैल्यू हम निकालते हैं उसके पास वाला नंबर हमेशा दूसरी तरफ बटे में जाने वाला है। तो देखिए यहाँ हमें LCM निकालना है और इसके पास वाला नंबर अगर हम देखते हैं तो ये 5 है। कितना है? 5। तो ये नंबर हम दूसरी तरफ बटे में भेजेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा आगे 6 गुणा 15 और ये बटे में 5 और बराबर में है आपका LCM। एक बार दोबारा देख लेंगे कि 6 गुणा 15 और ये वाला 5 जो बटे में आ जाएगा। इस 5 से हम इस 15 को 3 बार काट देंगे तो यहाँ LCM बराबर 6 गुणा 3 यानी LCM जो है आपका 18 हो जाएगा। इसी कैटेगरी में एक सवाल और बन जाता है। वो कौन सा सवाल है? उसके लिए देखिए एक सूत्र नोट करेंगे। नोट में 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है में से गुणा ले से। यानी अब की बार क्या करा कि उसने दोनों संख्याएं ना देकर दोनों का गुणनफल और में से और ले में से कोई एक नंबर दे दिया और आपसे आंसर पूछ लेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 240 है यदि इनका में से 30 है तब ले से क्या है। ये हमसे इसने प्रश्न पूछ लिया। ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 240 है, में से 30 दिया है और हमसे ले से पूछा है। तो वहाँ वही चीज़ हम करेंगे कि यहाँ पर इस सूत्र का ही बच्चों हम प्रयोग करेंगे। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा ले से। तो लिख लेंगे इसे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा ले से। अब देखिए गुणनफल की जगह आप 240 रख देंगे, तो यहाँ हम 240 रख देंगे। में से की जगह आपका प्यारे बच्चों 30 दिया है, तो हम यहाँ 30 रख देंगे गुणा ले से। अब हमें ले से निकालना है, तो मैंने बताया था ले से निकालना है, जो भी चीज़ निकालनी है उसके पास वाले नंबर को दूसरी तरफ बटे में भेज देंगे। तो यहाँ इसके पास जो नंबर है ये आपका 30 है, इसको बटे में भेजते हैं। 240 बटे 30 बराबर ले से। अब यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काट लेंगे आप 8 बार, तो यहाँ ले से जो हो गया आपका 8 हो गया। तो यहाँ से ये हमने सेकंड कैटेगरी का इसी टाइप थर्ड में रखा है। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लेंगे। अब जो हमने टाइप 4 इसके अंदर रखा है और इसके अंदर यानी हमारा चैप्टर के अंदर जो लास्ट इसमें टाइप है 4 है वही रखा है, वो देखेंगे। वो जो टाइप है 4 वो इससे भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ख़ास तौर से 1 या 2 नंबर के लिए। तो देखिए हम टाइप 4 की बात कर रहे हैं। चौथा प्रकार वास्तविक संख्याओं में हमने रखा है और 3 प्रकार अब हम पहले आपको बता चुके हैं। देखिए कभी भी वीडियो में अगर आपको रुचि नहीं होगी तो आप वीडियो का जो है आनंद नहीं ले पाएंगे। टेम्परेली ना लेकर उसे एक प्रिपरेशन के आधार में अगर किसी चीज़ को आप सीखते हैं तो वो आपकी सालों साल तक रह जाती है। तो ये नहीं है कि आप वीडियो स्किप कर दिया बीच में, फिर आधा वीडियो देख लिया फिर आधा छोड़ दिया, ऐसा ना करें। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और लास्ट आपको बीच में अगर इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ टाइप 4 क्या है। एक प्रश्न हम आपको ले लेते हैं।
प्रश्न क्या है, 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 1 या 2 नंबर के हिसाब से, कि कोई नंबर आपको दे देगा और देने के बाद कहता है उसकी पावर आपको n लिखी हुई मिलेगी और ये बोलेगा किसी प्राकृतिक संख्या के लिए वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, और ये हमसे सिद्ध करवाने वाली कैटेगरी भी दे सकता है। यानी ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, ये सेंटेंस भी इसमें जोड़ देगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके 2 टाइप हैं, हम दोनों टाइप ही आपको बताएंगे। तो यहाँ आंसर में पहला प्रकार जो हम बताएंगे, 6 की घात n को आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 6 के हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 गुणा 3 हमें नज़र आ जाते हैं। पहला जो इसका कारण है आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के फैक्टर में 2 और 5 आते हैं वो 0 पर समाप्त हो जाएंगी, और जिनके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आते वो 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ कारण है 2 गुणा 3, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो लिखेंगे 6 के गुणनखंड में 2 व 3 आता है, अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर, 0 किसे कहते हैं 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब ये 0 नहीं हो सकती, कारण देखेंगे, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 होते हैं। यानी इसका जो रीजन है, अगर जो संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी तो उसके फैक्टर में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। अब हमने बताया था प्यारे बच्चों कि इसका अगर हम दूसरे रूप में समझते हैं, दूसरा प्रकार, एक प्रकार तो ये होगा आपको जिसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, और दूसरा अगर मान लीजिए गणित वे में करते हैं, गणित के रूप के आधार पे करते हैं, वो कैसे करेंगे। यानी इसका ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा
क्या दिया था बच्चों आपको प्रश्न? 6 की घात n, 6 की घात n। अब आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत जो संख्या होती है जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलती हैं, वहाँ n जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी 1 से जो संख्याएं शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बारी बारी से इसको रखे देंगे n के स्थान पर। तो यहाँ से अगर हम n बराबर 1 करते हैं तो यहाँ 6 की घात 1 बराबर कितना हो गया? 6। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो 6 की घात 2 बराबर 6 गुणा 6 यानी 36। इसी प्रकार n बराबर 3 अगर हम रखते हैं तो 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 6 चंग 36 और 36 का 216। तो आपने देखा कि पहले 1 पे 6 आया, दूसरे पे आपका 36 आया, तीसरे पे 216 आया, यानी जितना मान आप बढ़ाते रहे हैं उतना ही संख्या का मान बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो देखिए आज हमने चैप्टर 1 जो है क्लियर कर दिया है और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट्स शेयर करना ना भूलें।